हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको चैप्टर 4 की थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी एनसीईआरटी में गिवन है सारे फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन देखना है, फाइंड आउट देखना है और ये पता लगाना कौन से टॉपिक की बात हो रही है, कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, उसका फॉर्मूला आपको सिर्फ अप्लाई करना है। क्लियर है यहां तक? तो आपको थ्योरी आनी चाहिए और इसके वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं सारे। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले जाके इनके वीडियोस देखो, थ्योरी कॉन्सेप्ट समझो और फिर आप इसके न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व कर पाओगे, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो देखो इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, उसकी रेडियस गिवन है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, उसमें करंट की वैल्यू गिवन है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये बायो-सावर्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन था हमारे पास। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसमें तो गिवन लिखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें गिवन है। हमें एक तो नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कितने टर्न्स है 100। यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आ जाएगा 8/100 या 8 × 10⁻² मीटर। इसकी क्या हो जाएगी रेडियस। और सारे के सारे वेरिएबल्स या क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, ऐसा यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो करंट कितना गिवन है, हमें 0.40 एम्पियर करंट गिवन है। और हमें निकालना क्या है, हमें सेंटर पे, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने बायो-सावर्ट के अंदर इस तरीके से पढ़ा था कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, इसकी रेडियस कितनी है r और इसमें करंट कितना जा रहा है I। तो एक टर्न के लिए कितना आता था, μ0I/2r। और n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा n से। तो यहाँ पे देखो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0 μ0 यहाँ पे क्या होने वाली है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4π × 10⁻⁷। n कितना है हमारे पास 100। करंट की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.40 और 2 × रेडियस कितनी है 8 × 10⁻²। ये बताओ समझ में आया नहीं है? अब क्या करते हैं, यहां से अगर आप देखोगे ये 100, यहां से पॉइंट हटाओगे तो ये 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 40। इसको सोल्व करते हैं तो देखो b की वैल्यू आने वाली है 4π × 10⁻⁷ × 40 और ये डिवाइड के अंदर आपके पास आ जाएगा 2 × 8 × 10⁻²। 8 से 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 4π 2π × 5 तो कितना रहेगा, ये आ रहा है देखो 2π × 5, ऊपर बच रहा है 10⁻⁷ और ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 10π × 10⁻⁵ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। आप चाहो तो पाई की वैल्यू ओपन कर लो, 10 × 3.14 10⁻⁴ टेस्ला, यानी आप लिख सकते हो 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे। और डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आता है तो इनवर्ड होगी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो डायरेक्ट हमने क्या किया है, गिवन लिखा है, फाइंड आउट क्या करना है वो पता किया है और फॉर्मूला लगा है। फिर आपके पास क्या होने वाली, कैलकुलेशन होने वाली है। आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। कि मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वायर कंसिडर कर लिया कि ये मान लो आपके पास क्या एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और इस स्ट्रेट वायर के अंदर इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। कैसा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यानी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है। और इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है I, जिसकी वैल्यू है 35 एम्पियर। क्लियर है? और इससे कितने डिस्टेंस दूर, 20 सेंटीमीटर दूर, यानी इस वायर से 20 सेंटीमीटर दूर इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। R की वैल्यू में, कैपिटल R की वैल्यू गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो देखो इसके अंदर एक तो आपको करंट गिवन है, I की वैल्यू कितनी गिवन है, 35 एम्पियर। सेकंड आपको कैपिटल R गिवन है, वो होने वाला है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो मीटर में बदलूंगा तो 20/100 यानी 0.2 मीटर डिस्टेंस गिवन है। और हमें निकालना क्या है, ये तो आपके पास गिवन हुआ। फाइंड आउट हमें क्या करना है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस P पॉइंट के ऊपर।
एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इससे r डिस्टेंस दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होने वाला है, ये भी बायो-सावर्ट के थर्ड एप्लीकेशन में हमने फॉर्मूले की बात करी थी। इस तरीके से अगर आपको याद है कि ये आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इससे r डिस्टेंस दूर निकालना है, दोनों एंड से क्या बना लो, एंगल बना लो, ये φ1 होगा और ये कितना होगा, φ2 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr sin φ1 प्लस sin φ2। ये तो जनरल आता है। इसके स्पेशल केस में हमने बात करी थी कि अगर इनफाइनाइट वायर है या लॉन्ग वायर है तो φ1 और φ2 दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इनफाइनाइट वायर के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट आई बाई 4πr। आया समझ में। तो यहां से देखो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4πr और मल्टीप्लाई के अंदर क्या आएगा, 2। क्लियर है। म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 10 की पावर -7। तो देखो 2 तो ऐसा कैसा, म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 10 की पावर -7। करंट कितना जा रहा है, 35, और r की वैल्यू कितनी है, 0.2। ये आपके पास 35 और ये 0.2, पॉइंट हटाओगे ऊपर कितना आ जाएगा, 10, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आएगा 35 और ये 10 की पावर -7 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 की पावर +1, तो ये हो जाएगा -6 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस दूर, 20 सेंटीमीटर दूर। आया समझ में। तो ये भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये भी सेम लॉन्ग स्ट्रेट वायर का है कि हमारे पास है लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ। कि हमारे पास ये मान लेते हैं इस तरीके से, आपके पास ये हॉरिजॉन्टल है, प्लेन है, इसके अंदर इसको मैंने मान लिया नॉर्थ और इसको क्या मान लिया, साउथ। अगर आप नॉर्थ इसको मानोगे, साउथ इसको मानोगे, तो आपके पास ऊपर होगा ईस्ट और नीचे होगा क्या, वेस्ट। पता है ना। इसको इस तरीके से रोटेट कर लो भाई। ये आपके पास होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और इसको वेस्ट है। आप इस तरीके से इसको रोटेट कर लो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने इस तरीके से आपके पास आएगा। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है। क्या कह रहा है ये कि इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है, 50 एम्पियर जा रहा है। आई की वैल्यू 50 एम्पियर दे रही है नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड की ये बी है, बी एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। कि यहां से हमें क्या निकालना है, इस वायर से 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ, यानी आर की वैल्यू हमें स्मॉल आर या कैपिटल आर कितना गिवन है, 2.5 मीटर दूर इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। समझ में आया कि इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर एक वायर है और इस वायर के अंदर करंट जा रहा है नॉर्थ टू साउथ 50 एम्पियर। ठीक है। और इस वायर से 2.5 मीटर दूर ईस्ट की तरफ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां से अगर आप देखो आर पता है, आई पता है, वायर कैसा इनफाइनाइट है। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम ही आएगी, कितनी, 2 म्यू नॉट इनफाइनाइट वायर के लिए अपॉन में क्या हो जाएगा 4πr। फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। फिर क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन। देखो यहां से बी देखोगे तो कितना आएगा, 2 म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर -7। करंट कितना है इसके अंदर, 50, और ये रेडियस डिस्टेंस कितनी है, 2.5। पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10, 25 से 50 2 टाइम्स, 2 × 2 4, और ये 0, 40 × 10 की पावर -7। यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की आ जाएगी वैल्यू 4 × 10 की पावर -6 टेस्ला। अब बात करते हैं डायरेक्शन की कि आपने ईस्ट की तरफ जो पॉइंट लिया है इसके ऊपर डायरेक्शन कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो इधर तो क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, और इधर फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इधर से अंदर, तो इस पी पॉइंट से क्या आएगा, आउटवर्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आने वाली है, आउटवर्ड आने वाली है। समझ में आ। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ की बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन है, एक वायर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसमें करंट की वैल्यू जा रही है 90 एम्पियर और करंट की डायरेक्शन होने वाली है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या जा रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है 90 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। की उस लाइन के नीचे 1.5 मीटर
पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन क्या होने वाली है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो देखो गिवन की बात करते हैं, क्या क्या चीजें गिवन है। पहले तो करंट की वैल्यू गिवन है 90 एम्पियर और इसके डायरेक्शन भी हमें गिवन है। सेकंड, कितने डिस्टेंस पे निकालना है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस आर की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर और निकालना क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 1.5 मीटर बिलो दी लाइन। एक पॉइंट लेंगे उसके ऊपर डायग्राम बनाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बोला कि ये आपके पास इस तरीके से मान लो, कंसिडर कर लो, ये आपके पास क्या है, ईस्ट है, इधर क्या होगा, वेस्ट होगा, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा और नीचे क्या होगा, साउथ होगा। क्लियर है। इसके ऊपर मैंने एक वायर कंसिडर कर लिया, ये वायर मान लो। इस वायर के अंदर करंट किधर जा रहा है, करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इधर की तरफ क्या जा रहा है, करंट क्या जा रहा है, आई करंट जा रहा है। कोई दिक्कत। इस वायर से, ये वायर है जो येलो लाइन मैंने बनाई है, ये क्या आपके पास वायर है, इसमें करंट जा रहा है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। इस वायर से कितने डिस्टेंस नीचे, 1.5 मीटर नीचे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे और उस पर हमें क्या निकालनी है, ये लो 1.5 मीटर नीचे इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है। यानी आर की वैल्यू आपको पता लग गई, कोई दिक्कत। यानी आई गिवन है, आर गिवन है, किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन भी सेम था। सॉल्यूशन क्या होगा, बी का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर तो होगा और साइन फाई 1 साइन फाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 2। ये आपके पास पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला आएगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। क्लियर है। या फिर 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई में आई बाई कैपिटल आर। यहां से अगर आप देखोगे तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो हो जाएगी 10 की पावर -7। करंट कितना आपके पास 90 एम्पियर और आर की वैल्यू कितनी है 1.5। ये पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 लग जाएगा। 15 से ये 90 कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो 6 इंटू 2 12 यानी 120 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। यानी आप इसको लिख सकते हो 1.2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। देख रहे हो जितने क्वेश्चंस मैंने अभी 4 क्वेश्चन करवा दिए, चारों में डायरेक्ट क्या लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बेक एक्सरसाइज के जितने भी है, चाहे चैप्टर 1 2 3 किसी भी चैप्टर की बात कर लो, आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है, आपको अच्छे से थ्योरी पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है। तो यहां से अगर आपके पास देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फॉर्मूला लगाते ही आ गई, डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो करंट इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, राइट हैंड को स्ट्रेच करो कि थंब और फिंगर्स परपेंडिकुलर हो, फिर करंट के डायरेक्शन में थंब रखो। तो इधर से अंदर जाएगा तो इस पी पॉइंट से क्या आएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होता है, सर्किल बाहर आएगा। यानी इस पी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी, तो इधर से अंदर, तो इस पी पॉइंट से क्या आएगा बाहर। यानी डायरेक्शन क्या होने वाली है, डॉट आने वाला है। डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। पता लगी डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक। देखो नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। कि हमारे पास एक वायर है और उस वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है। अगर मैं गिवन की बात करूं तो वायर के अंदर करंट की वैल्यू आपको दे रखी है, आई दे रखा है कितना 8 एम्पियर। ठीक है। और क्या दे रखा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि हमारे पास ये कह रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितने एंगल पे रख दिया है, 30 डिग्री पे। ठीक है। आपको करंट की वैल्यू गिवन है, आपको एंगल गिवन है 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड में उस वायर को रखा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है 0.15 टेस्ला। तो हमें क्या निकालना है, उस वायर के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकालनी है। देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यानी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी F/L की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है। क्या क्या दे रखा है कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें 8 एम्पियर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे रखा हुआ है, 30 डिग्री के ऊपर। तो हमें पता है कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वायर के ऊपर फोर्स कितना लगता है, IBL sin थीटा। फोर्स की वैल्यू आ गई। यानी अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करूं तो हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या आने वाली है, F इक्वल टू IBL sin थीटा। बेटा हमें निकालना क्या है, हमें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो इस L को कहां ले आओ, डिवाइड में। तो F/L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IB sin थीटा। फोर्स पर यूनिट लेंथ, I दे रखा है, B दे रखा है, थीटा दे रखा है। क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहां से देखो I की वैल्यू आपके पास कितनी है, 8।
बी की वैल्यू कितनी है 0.15 साइन 30। आया समझ में? साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी तो देखो यहां से F/L आपके पास आ जाएगा 8, इसको मैंने लिख दिया 15/100, ठीक है, और ये साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 से 125, 5 से ये आएगा 3 और 5 से ये 5, तो यानी F/L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। 3/5 का मतलब 0.6 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास फोर्स पर यूनिट लेंथ आने वाला है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। कि हमारे पास एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड में करंट जाता है तो क्या आता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया है, करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दिया कि एक सोलेनोइड के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कि आपके पास एक सोलेनोइड है इस तरीके से। अब सोलेनोइड के अंदर जैसे करंट जाता है तो इसके अंदर यहाँ पे क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कहने का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने किया क्या, एक 3 सेंटीमीटर वायर को, करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर दिया। क्लियर है? और इस वायर की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर। हमें करंट की वैल्यू, उस वायर में करंट कितना जा रहा है, 10 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखा गया है, उसकी एक्सिस को 90 डिग्री पे। यही सब समझ में आया नहीं? यही है कि आपके पास एक 3 सेंटीमीटर का वायर है जिसमें करंट जा रहा है 10 एम्पियर, यानी आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सोलेनोइड के अंदर रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनोइड के अंदर कितना होने वाला है, यानी आपको सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उस बी की वैल्यू भी आपको गिवन है 0.27 टेस्ला। तो आप सीधा ये मान सकते हो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर करंट कैरिंग वायर को 90 डिग्री हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, 90 डिग्री के एंगल पे एक्सिस के साथ। क्लियर है? तो उसके ऊपर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो क्या था, गिवन था। फाइंड क्या करना है हमें, फोर्स की वैल्यू। और लास्ट वाला न्यूमेरिकल भी जो आपका 4.5 था वो भी सेम ही था। फोर्स कितना लगता है, किसी भी करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है IBL sin थीटा, यानी F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IBL sin थीटा। सब कुछ हमें गिवन है, सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। लेंथ को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर के अंदर, 10⁻⁻² मीटर। करंट SI में एम्पियर, ये मैग्नेटिक फील्ड की भी SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला ही होती है। क्लियर है? तो देखो वैल्यूज पुट करते हैं तो फोर्स कितना आएगा, करंट हमारे पास है वो है 10, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास 0.27, लेंथ हमारे पास है कितनी, 3 × 10⁻², और थीटा कितना है 90, तो साइन 90। यहां से अगर आप देखोगे साइन 90 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1। साइन 90 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 1। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, देखो ये 10, इसको लिख सकते हैं हम 10 × 27/100, 3 × 10⁻², इतना ही लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखोगे एक 0 से तो 0 कैंसिल, 27 × 3 81, और ये 10⁻², और ये 10 एक बचा हुआ ऊपर जाएगा तो -3। इतना फोर्स आने वाला है, या फिर आप लिख सकते हो 8.1 × 10⁻² न्यूटन फोर्स लगने वाला है उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, जिसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। आया समझ में? तो ये भी कौन सा क्वेश्चन है, IBL sin थीटा का। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। कि ये कौन सा टॉपिक का न्यूमेरिकल है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि हमारे पास 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, और वो डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे। टॉपिक का नाम था फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। और जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तब आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कंफर्म क्वेश्चन आता है, और अभी CBSE के सैंपल पेपर में भी इसका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं, टॉपिक क्या था कि हमारे पास एक कंडक्टर है, इसी के पैरेलल के अंदर दूसरा कंडक्टर है। पहले कंडक्टर में करंट कितना जा रहा है, I1, और दूसरे कंडक्टर के अंदर करंट कितना जा रहा है, I2, और दोनों कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, D डिस्टेंस पे दोनों सेपरेटेड है, यही होने वाला है, ठीक है।
और यहाँ से इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। तो जब दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, सेम कट दे रखी है, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। पहले पे लगेगा F1 और दूसरे पे लगेगा F2, ठीक है। और F1 और F2 की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आने वाली है। तो यहां से अगर आप देखो फोर्स की वैल्यू F1 F2 को F मान लेता हूं, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, तो फॉर्मूला था 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई में D इंटू L, ये फोर्स की वैल्यू आने वाली, फॉर्मूला आने वाला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस फॉर्मूले में से क्या क्या चीजें हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि दो वायर है ए और बी, पहले में करंट जा रहा है, मतलब I1 आपको गिवन है 8 एम्पियर, I2 आपको गिवन है 5 एम्पियर, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, आर सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है d बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आपको सेपरेशन दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें इस ए वाले जो कंडक्टर है, वायर है, इसके 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के एक सेक्शन पे, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इस पे आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, यानी इस F1 की वैल्यू निकालनी है या F निकालना है, बात तो सेम है। यानी आपको लेंथ की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, आप लिख लो 0.1 मीटर, एक ही बात है, क्लियर है यहाँ तक। तो आप देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, D दे रखा है, L दे रखा है, फोर्स निकालना है, कौन सा सेक्शन पे आएगा, इस ए वाले वायर के 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे, इतनी लेंथ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास फोर्स का फॉर्मूला है 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई D मल्टीप्लाई में L। यहां से अगर आप देखो कि 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁻7, I1 I2, I1 है 8 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻2 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी 0.1। कोई दिक्कत, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 8 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, ठीक है। 20 ऊपर बचा 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई में 0.1 और ये -2 भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2। इस यहां से अगर आप देखोगे ये पॉइंट हटाओगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये भी खत्म है, कोई काम का नहीं, ये नहीं बचेगा क्या, 2 इंटू 10⁻⁻7 और ये 10⁻+2, तो 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला पता है, वैल्यूज सारी देखी, गिवन देखा, क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर दी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने जब सोलेनोइड पढ़ाया था तब भी करवाया था, वापस से करा देता हूं। इसके अंदर देखो हमें क्या क्या चीजें गिवन है, सोलेनोइड का न्यूमेरिकल है, हमारे पास एक क्लोजली बाउंड सोलेनोइड है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर, यानी मीटर में कितना होगा 0.8 मीटर। इसके अंदर नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है, 5 लेयर्स है, और हर एक लेयर के अंदर कितने टर्न्स है, 400। एक टर्न एक लेयर में 400 है, तो 5 लेयर में कितने होंगे, 400 इंटू 5, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 टर्न्स आपके पास आ जाएंगे। क्लियर। द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज, यानी आपको डायमीटर दे देगा सोलेनोइड का, डी मान लेते हैं डायमीटर को 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। करंट कितना जा रहा है सोलेनोइड के अंदर, 8 एम्पियर। एक और चीज बताऊं, इस डायमीटर कोई काम का नहीं है, आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना सोलेनोइड के अंदर, डायमीटर कोई काम का नहीं है, ठीक है, ऐसा ही दे रखा है आपको। करंट की वैल्यू दे रखी है 8 एम्पियर, और पूछा क्या है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर। यानी हमें क्या निकालना है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट क्या करना है, बी की वैल्यू निकालनी है इनसाइड द सोलेनोइड नियर इट्स सेंटर। क्लियर है। कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन होती है स्मॉल एन, टर्न डेंसिटी और आई, और इससे स्मॉल एन को हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई एल भी लिख सकते हो। इस फॉर्मूले से अगर आप नीचे वाले से देखोगे तो म्यू नॉट पता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, एन दे रखा है, आई दे रखा है, एल दे रखा है, और आप देखो डायमीटर का कोई काम है, कोई काम का नहीं है। आया समझ में। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो मैंने यहां पे बी निकाला, वो आया म्यू नॉट एन आई बाई एल। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन हमारे पास है 2000, करंट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, करंट दे रखा है 8 एम्पियर, और लेंथ हमारे पास कितनी थी 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8, पॉइंट हटाऊंगा ये 80 हो जाएगा, और ये
8 से 80 10 टाइम्स, ये आपके पास आ जाएगा कितना 4 पाई इंटू 2000, यानी इसको लिख सकता हूँ 2 और इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 और 1 4 और ये 10 की पावर -7, यानी मैंने लिख दिया 8 पाई इंटू 10 की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया 8 पाई हो गया, और 10 की पावर -7 + 4, यानी आ जाएगा 8 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। या फिर अगर आप पाई की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी पुट कर दो 3.14, 10 की पावर -3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 8 4 जा 32, 3 1 25.12 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनसाइड दी सोलेनोइड। आया समझ में, ये आपके पास सोलेनोइड का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ए स्क्वायर कोइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ये टॉर्क का न्यूमेरिकल है। टॉर्क कितना लगता है, किसी भी कोइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है NIBA cos थीटा। थीटा क्या होता है, प्लेन ऑफ कोइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अगर आपको प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल दे रखा है तो थीटा की जगह क्या आता है, अल्फा आता है, तो क्या बनता है NIBA sin अल्फा। ठीक है, ये मैंने टॉपिक जब पढ़ाया था, डेरिवेशन कराया था तब बता रखा है। ठीक है, उसके स्पेशल केस के अंदर नोट करके अलग से लिखवाया भी है। तो देखो इस न्यूमेरिकल के अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले तो देखो क्या गिवन है, एक स्क्वायर कोइल है जिसकी साइड गिवन है कितनी 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बदलना किसमें, मीटर में, तो क्या करेंगे 100 इंटू 10 की पावर -4। भाई इसको आप या फिर ऐसे लिख लो 0.1 मीटर, तो स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या आ गया, एरिया आ गया, क्योंकि आपको एरिया चाहिए होगा। आगे क्या दे रखा है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N की वैल्यू दे रखी है 20। कितना करंट इसके अंदर जा रहा है, करंट की वैल्यू दे रखी है 12 एम्पियर। यही है। द कोइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कोइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये कह रहा है कि जो भी प्लेन ऑफ कोइल है उसका परपेंडिकुलर नॉर्मल, जिसको एरिया वेक्टर बोलते हैं, वो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। मतलब एंगल आपको थीटा नहीं दे रखा है, प्लेन के साथ एंगल नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के नॉर्मल। एरिया वेक्टर होता है कि भाई मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कोइल का प्लेन है, तो ये प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो एंगल कितना है, थीटा है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर देखो ये एरिया वेक्टर, और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, अल्फा है। और यहां से अगर आप देखोगे थीटा प्लस अल्फा कितना था 90, तो आपको अल्फा दे रखा है कितना 30 डिग्री। तो अगर आप थीटा निकालना चाहोगे तो क्या होगा, तो आपको पता है अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या है 90। तो अगर आप थीटा निकालना चाहोगे तो 90 माइनस अल्फा यानी 90 माइनस 30 60। जब आपके पास थीटा होगा तो कोस थीटा होगा और अल्फा होगा तो साइन थीटा होगा यानी साइन अल्फा होगा। क्लियर है ये चीज। तो आपको डायरेक्ट में साइन लगा दूंगा, साइन की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी 30 डिग्री। देखो 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आपको दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है 0.80 टेस्ला। क्या निकालना, टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। ये सब हमने गिवन लिखा है, देखो क्लियर है। तो भाई कुछ नहीं, न्यूमेरिकल की एक एक लाइन पढ़ते जाओ। पहली लाइन पढ़ो क्या गिवन है लिख लो, अगली लाइन पढ़ो क्या गिवन है लिख लो, लास्ट में हमें पता लग जाएगा दे रखा क्या है, क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे हमें टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, यही है। क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं टॉर्क का, और यहाँ पे हमें कौन सा एंगल लेना है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होने वाला है NIBA साइन अल्फा। अगर थीटा लेता तो कोस थीटा हो जाता। क्लियर है यहां तक। तो यहां से देखो n कितना दे रखा है, n आपके पास है 20, करंट कितना दे रखा है 12, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.8, 0.80 ले लो या 0.8 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एरिया कितना, एरिया हमने निकाला 0.01 और साइन 30। आया समझ में। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। और टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। देखो ये हो जाएगा आपके पास, यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आएगा 10, और यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 100। यहां से ये 0 से 0 कैंसिल, 12 इंटू 2 24 इंटू 8, और ये आपके पास 1 ही रहेगा, और आपके पास डिवाइड में 100 और ये 1/2। आपके पास कितना आ जाएगा 4, 24 4 जो कितना होता है 96, और बाई 100 यानी 0.96 न्यूटन इंटू मीटर, इतना टॉर्क आएगा। यानी आपको करना क्या है, वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है यहां तक। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का।
ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है क्या कि आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दे रखा है, 2 गैल्वेनोमीटर है, पहला गैल्वेनोमीटर का M1 है और दूसरा क्या है M2 है, और दोनों के अंदर रेजिस्टेंस दे रखा है, पहले का है आपके पास R1, N1 दे रखा है, आपको A1 दे रखा है, A1 कितना है, ये A1 है 3.6 इंटू 10 की पावर जो -3 है ना, ये 10 की पावर में है, यहाँ पे B1 दे रखा है, दूसरे के लिए R2 दे रखा है, N2 दे रखा है, एरिया दे रखा है और ये यहाँ पे B2 दे रखा है। ये सारी चीजें हमें गिवन है, हमें करना क्या है, और द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स, दोनों के लिए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ओरिजिनल जो कॉन्स्टेंट था K की वैल्यू थी दोनों के लिए क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। तो हमें करना क्या है, हमें डिटरमाइन करना है रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1, यानी M2 की करंट सेंसिटिविटी और M1 की करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप देखो गिवन तो हमें सब कुछ यहां दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है करंट सेंसिटिविटी का, आपके पास करंट सेंसिटिविटी फॉर्मूला होता है IS लिखते हैं इसको, वो क्या होता था phi by I और phi होता था NIBA by K, यही करवाया था मैंने जो फॉर्मूला निकलवाया था, I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी IS का फॉर्मूला आएगा NBA by K, ये करंट सेंसिटिविटी आएगी। तो फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं, सेकंड के लिए निकाल लेते हैं, सेकंड की सेंसिटिविटी को फर्स्ट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां से अगर आप देखोगे कि आपके पास सबसे पहले तो फर्स्ट के लिए यानी IS1 कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स 1 के, मैग्नेटिक फील्ड B1, एरिया A1 अपॉन में K तो दोनों का क्या है, सेम है, तो मैंने K ही ले लिया। यहां से अगर मैं सेकंड की बात करूंगा IS2, तो ये होगा N2B2A2 बाई K, दोनों की हमने अलग अलग क्या निकाल ली, करंट सेंसिटिविटी निकाल ली, क्या ले लेते हैं, रेशियो। तो यहां से अगर आप IS2 बाई IS1 करोगे, M2 बाई M1 करोगे, तो आपके पास देखो N2B2A2 अपॉन में K, N1B1A1 बाई K से तो K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपके पास देखो ये बन जाएगा IS2 अपॉन IS1 बराबर लिख सकता हूं N2 बाई N1, B2 बाई B1, A2 बाई A1। तो यहां से N2 बाई N1 मल्टीप्लाई के अंदर B2 बाई B1 मल्टीप्लाई के अंदर A2 बाई A1। बताओ समझ में आया नहीं आया? सारी वैल्यूज गिवन है, N2 N1 B2 B1 A2 A1 सब गिवन है, ये रहे। क्या करते हैं, पुट करते हैं N2 कितना है, सेकंड वाले का देखो 42, तो सबसे पहले 42 बाई N1 कितना है, N1 हमें वहां दे रखा है कितना 30, ये 30 मल्टीप्लाई के अंदर B2 कितना दे रखा है, ये रहा 0.50 अपॉन में B1 कितना है 0.25 मल्टीप्लाई के अंदर A2, सेकंड का एरिया 1.8 इंटू 10 की पावर ये क्या है -3, यानी क्या लिखूंगा 1.8 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में A1 कितना आएगा भाई, A1 आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर -3, 3.6 इंटू 10 की पावर -3। देखो इसीलिए मैंने अलग अलग लिख दिया कि N1 वाले को नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो मैग्नेटिक फील्ड का, ताकि कैंसिल हो जाए एरिया का। तो यहां से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सारे कैंसिल हो रहे हैं, कौन कौन से, ये आपके पास दोनों के पॉइंट कैंसिल होंगे, 25 से ये 50 दो बार, 10 की पावर -3 कैंसिल, ये पॉइंट हटेगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये तो पूरा पोर्शन कैंसिल, बचेगा क्या, यहाँ से आपके पास ये हो रहा है कितना 21/15, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से ये कितना आ जाएगा 7, 3 से 5 यानी कितना आ रहा है 7/5 आ रहा है, IS2/IS1 ये आ रहा है। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1. कितना आ जाएगा बताओ, ये 1.4। क्लियर है यहां तक, डन। अब सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट निकला है, क्या निकालनी करंट सेंसिटिविटी, अब क्या निकालेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी भी निकालनी M2 बाई M1। तो करंट सेंसिटिविटी आ गई, क्या निकालेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। और देखो आसान होने वाला है, मैं डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता हूं इसको, कि आपको पता है VS होता क्या है, VS होता है 5/V, 5/V का मतलब NIBA बाई K, निब्बा बाई K बोलता था मैं, और V को क्या लिखेंगे IR, I से I कैंसिल, तो VS का फॉर्मूला आ जाएगा NBA बाई K और इंटू R कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लोगे फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, ये आपके पास क्या आ जाएगा VS, और NBA बाई K को क्या लिख सकते हैं IS, क्योंकि सबका सेम है NBA। तो यहां से आप देखो VS बराबर में लिख सकता था IS बाई R। क्लियर है।
तो यहां से अगर आप देखोगे VS1 लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, IS1/R1। VS2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, IS2/R2। कोई दिक्कत? हमें क्या निकालना है, 2/1 करना है, M2/M1 का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे करूंगा क्या, VS2 अपॉन में VS1 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा IS2/R2 अपॉन में IS1/R1, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड। तो VS2/VS1 कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा IS2 मल्टीप्लाई में R1 और ये IS1 मल्टीप्लाई के अंदर R2। यानी इसको ऐसे लिख लो, IS2/IS1 और मल्टीप्लाई में R1/R2। इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं पार्ट के अंदर। देखो IS2/IS1 7/5 1.4, तो यहाँ पे 7/5 लिख देता हूँ। यानी ये तो कितना आ गया, 7/5। क्लियर है? यहाँ तक किसकी वैल्यू आ रही है, VS2/VS1 ही आ रहा है, M2/M1 की वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो। यहां से अगर आप देखोगे R1 और R2 कितना है, R1 है 10, R2 आपको दे रखा 14। R1 है 10, R2 दे रखा है 14। R1 10/14, 5 से कितना 2, 7 से कितना 2, 2/2 कितना 1। तो VS2/VS1 कितना आएगा, 1:1 आ जाएगा। आया समझ में? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? यहाँ तक आपको सब कुछ दे रखा था। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया सीधा। अब दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है तो दोनों का अलग अलग निकाल के क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। अगर 1/2 पूछते तो 1 को डिवाइड कर देते 2 से। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, 1 गॉस की वैल्यू आपको गिवन है, यह है 10⁻⁻4 टेस्ला इज मेंटेन्ड। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विद ए स्पीड ऑफ 4.8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये कितना है, 10⁻6 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें हमें गिवन है और कौन से टॉपिक से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हम किसी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज होता है, किसी इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन से पाथ के अंदर जाएगा, वो सर्कुलर पाथ के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा उसका रीजन भी बताना है। तो ये टॉपिक कौन सा होने वाला है, ये होगा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसकी हमने बात करी थी, सर्कुलर पाथ में जाता है। एक्चुअल में तो क्या होता है, थीटा एंगल पे तो कौन से पाथ में जाता है, हेलिकल पाथ में जाता है। बट अगर आप पैरेलल थ्रो कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के तो स्ट्रेट लाइन हो जाती है मोशन, और अगर आप परपेंडिकुलर थ्रो कर रहे हो, परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगी। ठीक है, वो हमने बात की थी। तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। तो देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है कितनी, 6.5 गॉस, यानी आप इसको लिख सकते हो 6.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। फिर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड हमें गिवन है कितनी, 4.8, यानी वेलोसिटी आपको दे रखी है 4.8, स्पीड दे रखी है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और ये कैसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 90 डिग्री दे रखी है। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। और आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आगे गिवन है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है कितना, 9.1 × 10⁻31 kg। बताओ यहाँ तक क्लियर है? ये सारी चीजें आपको क्या है, गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, इसके अंदर पहले तो बताना है कि जो पार्टिकल होगा या चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो कौन से पाथ में जाएगा, सर्कुलर में। क्यों जाएगा, वो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, कि जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है चार्ज पार्टिकल, तो उसके ऊपर क्या लगता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगता है, V sin थीटा। उस फोर्स की वजह से वो कौन से पाथ में जाएगा, सर्कुलर पाथ में जाएगा। और जब सर्कुलर पाथ में जाएगा तो वहां पे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वहां से हमें रेडियस की वैल्यू भी मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो हमें टू फाइंड की बात करते हैं, हमें निकालनी है रेडियस की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो टॉपिक क्या था कि मान लेते हैं ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस Q चार्ज को मैंने V वेलोसिटी से कितने एंगल पे, थीटा एंगल के ऊपर थ्रो किया। यहाँ तो 90 की बात कर रहे हैं बट हमने कितने एंगल पे थ्रो किया, थीटा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो V के कंपोनेंट करेंगे तो ये तो होगा V cos थीटा और ये क्या होगा, V sin थीटा। यही बताया था जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, टॉपिक के अंदर यही बात थी। अगर आप देखोगे ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है V cos थीटा, ये तो रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए। ये कौन सी मोशन कराएगी, स्ट्रेट लाइन। और ये जो V sin थीटा है ये कौन सी मोशन कराएगा, ये कराएगा सर्कुलर। आया समझ में? यानी अगर आप V cos थीटा स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा और V sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी सर्कुलर मोशन कराएगी, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें कौन सा पाथ मिलने वाला है चार्ज पार्टिकल का, हमें मिलने वाला है हेलिकल पाथ। हेलिकल के अंदर क्या होती है, सर्कुलर मोशन भी होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी होती है। ये तो हमारे पास जनरल टॉपिक था जो हमने डेरिवेशन के अंदर पढ़ा था, जब टॉपिक पढ़ा था उसमें ये बात करी थी, ठीक है। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 90। अब 90 है तो यहाँ देखो V sin 90 तो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और V cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो नहीं है, इसलिए स्ट्रेट लाइन की मोशन तो नहीं होगी। V sin थीटा की वजह से कौन सी मोशन होगी, सिर्फ सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है। और वो एक ही सर्किल के ऊपर घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है ही नहीं। आया समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसका रीजन होगा कि मैग्नेटिक फोर्स लगता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। उसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से कितना फोर्स लगता है, वो लगता है QBV sin थीटा। Q चार्ज, B मैग्नेटिक फील्ड, V वेलोसिटी और sin थीटा। तो V sin थीटा पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स। तो वही मैग्नेटिक फोर्स उसको कौन सा पाथ प्रोवाइड कराएगा, सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है यहां तक? अब हमें बात करनी है किसकी, रेडियस निकालना है। अब रेडियस निकालना है तो मैंने बताया था कि जब सर्कुलर पाथ में जाएगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, एक तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जाएगा, और दूसरा उसके ऊपर सर्किल के अंदर क्या लगता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से एक चीज देखना, V sin थीटा को मैं मान लेता हूं V, क्योंकि थीटा कितना है 90, तो यहाँ पे आपके पास V sin थीटा की वैल्यू कितनी है, V sin 90 को हम कितना मान लेंगे, V ही मान लेंगे, क्योंकि sin 90 कितना होगा 1, ठीक है। तो जहां जहां V sin 90 आएगा, sin थीटा आएगा, वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, V पुट करूंगा। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे होने वाला क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा QBV sin थीटा। कितना, QBV sin थीटा, और V sin थीटा को V लिख दिया। और वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल के। और सेंट्रीपिटल भी क्या होगा, V sin थीटा की वैल्यू V है तो mv²/r। कोई दिक्कत, एक V से तो V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से R की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, mv/qb। क्लियर है? और यहाँ पे चार्ज की जगह किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो Q की जगह हम क्या रखेंगे, E रख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल e से। तो यहाँ पे आपके पास R आ जाएगा mv/EB। ये रेडियस का फॉर्मूला हुआ। अब अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर हमें मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, स्पीड भी गिवन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक फील्ड, सारी वैल्यूज गिवन है। हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करनी है, सोल्व करना है। क्लियर है यहां तक? तो यहां से देखो मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी, 4.8 इंटू 10⁻6 अपॉन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 6.5 इंटू 10⁻4। क्लियर है? यहां से देखो ये 1.6 से तो 4.8 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 6.5 और 9.1 का भी हम पॉइंट क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो यहां तो आएगा 91 इंटू 3, ऊपर तो देखो 91 इंटू 3 और यहाँ पे 65, और बचा क्या, 10 की पावर को एक साथ सोल्व कर लेते हैं। देखो 10 की पावर -31, ये क्या हो जाएगा प्लस का 6, और ये -19 ऊपर जाके +19 और -4 भी ऊपर जाके +4। अगर इन तीनों को ऐड करोगे 6 + 19 25 + 4 29 और माइनस का 31 तो कितना बचेगा, -2। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 273 अपॉन में 65 और ये 10⁻²। ये रेडियस आएगी। 273 को 65 से डिवाइड कर लेते हैं, 273 को डिवाइड कर लेते हैं 65 से, और 6 4 जा 240 और ये 5, यानी अगर आप 4 टाइम्स लोगे तो कितना आएगा, 260 आएगा। ठीक है, और ये बचेगा आपके पास 13। यहाँ पॉइंट लगाएंगे 130 हो जाएगा, 65 इंटू 2 130 होता है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, 4.2। यानी आप रेडियस कितनी लिखोगे, 4.2 इंटू 10⁻² मीटर। ये क्या होने वाली है,
उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस होने वाली है। अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4.2 10⁻⁻2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आएगी, रेडियस आएगी। बताओ क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इन एक्सरसाइज 4.11 यानी पिछले क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं कि सारी वैल्यूज लास्ट क्वेश्चन वाली होने वाली है। ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। और आगे कह रहा है डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, आंसर का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है। तो करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। फॉर्मूले से पता लग जाएगा कि स्पीड पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है। तो देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, तो हम फॉर्मूला निकालते हैं टाइम पीरियड का, कि पूरा एक चक्कर पूरा लगाने के लिए, सर्कुलर पाथ का एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और सर्किल की डिस्टेंस क्या होगी 2πr, और स्पीड कितनी है v sin थीटा की वैल्यू v। क्लियर है। और r की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी, mv अपॉन eb, qb eb, ठीक है, एक ही बात है, यही निकाला था। देखो r का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, mv अपॉन eb, यही आया था। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे r की जगह पुट कर देते हैं। तो देखो आपके पास आ जाएगा 2π mv अपॉन eb, और अपॉन में v से तो v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टाइम पीरियड आएगा कितना, 2π m अपॉन eb। क्लियर है। या जनरल बात करोगे तो e की जगह q भी ले सकते हो। अब आपके पास टाइम पीरियड आ गया, तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ab अपॉन 2πm, eb अपॉन 2πm। ये फ्रीक्वेंसी आई। बताओ फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है स्पीड पे, नहीं कर रही। देखो यहाँ टाइम पीरियड भी नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका आंसर तो क्या होगा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करने वाली। क्लियर है। अब हमें एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना है, eb अपॉन 2πm। ई हमें पता है, बी हमें गिवन है, लास्ट क्वेश्चन वाली सारी वैल्यूज लेनी है, मास हमें गिवन है, 2π पता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, यही था। यहाँ पे देखो 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। 2π की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3.14, और मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31। क्लियर है। अगर एक चीज देखो कि इसको थोड़ा सा हम अप्रोक्स आंसर निकाल लेते हैं, यहां से अगर आप देखो इसको 3.2 मान लोगे तो 1.6 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, या फिर एग्जैक्ट 2 नहीं होगा तो 1.9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे इसको मैंने एग्जैक्ट 2 लिख दिया, ऊपर बचेगा देखो, और ये पॉइंट से पॉइंट मैंने कैंसिल कर दिया, तो ऊपर तो बचेगा 65। ठीक है, 10 की पावर बाद में सोल्व करेंगे। ऊपर 65 है, नीचे 2 इंटू 2 4 इंटू 91, और यहाँ 10 की पावर देखोगे तो -19 -4, तो ऊपर, और ये प्लस का ऊपर जाके हो जाएगा 31, -31 ऊपर जाके प्लस का 31 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यहां से अगर आप देखो इसको मैंने लिख लिया 65, 4 इंटू 91 मल्टीप्लाई के अंदर ये हो जाएगा 10 की पावर देखना कितना, 19 और 4 23 माइनस का प्लस का 31 यानी प्लस का 8 आ जाएगा। यानी मैं इसको लिख लेता हूं 65 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 91, और यहाँ 10 की पावर 8 की जगह क्या लिख लेते हैं 6 और ये दो 108 हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे 4 से तो ये कितने टाइम्स 25, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 65 इंटू 25 बाई 91, और इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 65 मल्टीप्लाई बाई 25 25, यहाँ 2 30 और 2 32, यहाँ पे आज 5 दूनी ये 2 इंटू 5 हो जाएगा 0 1 12 और 1 13, 5 2 16 1625, ये तो आएगा 1625 डिवाइडेड बाई 91 और मल्टीप्लाई के अंदर 10 की पावर 6, यही आने वाला है। 1625 को किससे डिवाइड करेंगे 91 से, तो देखो क्या आने वाला है, इधर देख लो 1625 को डिवाइड करना है किससे 91 से। सबसे पहले आएगा 1, ये 91 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 62 और 9 71 715, अप्रोक्स आपके पास ये आने वाला है 1.18 के अराउंड, यानी 17.98 के अराउंड आने वाला है।
अब क्योंकि देखो 1 करोगे आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 और ये 637 आएगा। और क्योंकि अगला आपके पास 8 क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 720 के आसपास आएगी। भाई 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 728 आएगा। तो ये आपके पास 7 टाइम्स आएगा। फिर आपके पास ये माइनस करोगे 73, 83, 88 आएगा, 880, ये भी 9 के अराउंड आएगा, 17.9। यानी आप अप्रोक्स इसको लिख सकते हो कितना आने वाला है, 18 × 10⁶ हर्ट्ज, क्योंकि किसकी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की। क्लियर है। या फिर आप अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो इसको भी फिर आपको 3.14 ही रखना पड़ेगा, तब भी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आने वाली है, 18 ही आने वाली है, 18 × 10⁶ हर्ट्ज। क्लियर है यहां तक। तो देखो मेन कॉन्सेप्ट इतना सा है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला नहीं आता तो आप फॉर्मूला पहले निकाल लो, ठीक है, और सारी वैल्यूज पुट करके आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13, और ये एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। ए सर्कुलर कोइल ऑफ 30 टन्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1.0 टेस्ला। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर कोइल है जिसकी उसके अंदर 30 टन्स है और इसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, 6 एम्पियर करंट जा रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, सस्पेंडेड है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है कितना, 1 टेस्ला। पहले तो गिवन की बात करते हैं, क्या क्या चीजें हमें गिवन है। कि देखो फर्स्ट लाइन के अंदर हमें एक तो नंबर ऑफ टन्स गिवन है कितने, 30, हमें रेडियस गिवन है कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितनी होगी, 8 × 10⁻² मीटर हो जाएगी, ये होने वाला है। आगे आपको दे रखा है करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 एम्पियर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 1 टेस्ला। बताओ क्लियर है यहां तक। आगे ये कह रहा है कि द फील्ड लाइंस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कोइल। नॉर्मल ऑफ द कोइल का मतलब होता है प्लेन के परपेंडिकुलर, या कोइल के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे। यानी आपको थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, थीटा तो प्लेन ऑफ कोइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ऐसे मैंने बताया था कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका प्लेन ऑफ कोइल है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कोइल के बीच में तो थीटा होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन ऑफ कोइल के परपेंडिकुलर नॉर्मल एरिया वेक्टर होता है इसका, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपको ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो अगर आपको थीटा लेना है तो थीटा कितना आएगा भाई, ये पूरा 90 है तो 30 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा लोगे तो फॉर्मूला लगेगा NIBA cos थीटा टॉर्क का, क्योंकि इसके अंदर क्या निकालना है, काउंटर टॉर्क निकालना है, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे अल्फा लोगे तो क्या लगेगा, थीटा लेने पे तो लगेगा NIBA cos थीटा, बट अल्फा लेने पे क्या लगेगा, NIBA sin अल्फा। क्लियर है यहां तक। तो यहां पे आपके पास थीटा की वैल्यू, थीटा नहीं मैं अल्फा ही ले लेता हूं, साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा की वैल्यू गिवन है कितनी, 60 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, टॉर्क की, कितना काउंटर टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा उसको कोइल को रोटेट करने से रोकने के लिए। क्लियर है यहां तक, टर्न करने से रोकने के लिए। तो यहां पे देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होने वाला है, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास है टाउ इक्वल टू NIBA साइन अल्फा। क्लियर है, यही है। एन हमें गिवन है, आई गिवन है, बी गिवन है, ए एरिया। एरिया नहीं पता सर्कुलर कोइल का, बट रेडियस हमें पता है, तो हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया क्या होगा, πr²। यानी आपके पास एरिया की वैल्यू आएगी पाई, तो पाई रहने देते हैं, और आर की वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये होने वाला है 10 की पावर कितना है, ये -2। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा पाई × 64 × 10⁻⁻4। क्लियर है। यानी अगर आप देखोगे तो 64 पाई × 10⁻⁻4 आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। या फिर आप पाई की वैल्यू रख के भी क्या करोगे, सोल्व कर लोगे, तब भी आपके पास एरिया आ जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। देखो एन पता है, आई पता है, बी पता है, ए पता है, अल्फा पता है, वैल्यूज पुट करो और कैलकुलेट कर लो। क्लियर है यहां तक। तो देखो क्या होगा कैलकुलेशन में, एन की वैल्यू 30 दे रखी है, आई हमें कितना गिवन है, 6, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, और एरिया आया 64 पाई × 10⁻⁻4, और साइन अल्फा कितना है, साइन 60। कोई दिक्कत यहां तक।
30 इंटू 6 180 इंटू 1 180 इंटू 64 पाई, और ये कितना होगा 10 की पावर -4, और साइन 60 कितना होता है √3/2, 2 से ये कितना हो जाएगा 90, तो 90 इंटू 64 पाई इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 इंटू 10 की पावर -4। ये क्या आने वाला है, टॉर्क आने वाला है, ये आएगा टॉर्क की वैल्यू। इसको देखो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो करेंगे क्या, 1.73 को 90 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी अगर आप देखोगे 90 से करोगे, यहां से पॉइंट हटाओगे, यानी 17.3 को 9 से कर लो, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, 173 को पॉइंट बाद में देख लेंगे, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया किससे 9 से, या 1.73 को 9 से कर लिया, 9 18 9 27, ये 2 63 और 65 6 9 6 15, ये आपके पास आएगा 50, यानी अगर मैं पॉइंट भी लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा 15.57, यानी आप क्या करोगे 9 से करने पे, तो अगर 90 से करोगे तो कितना आ जाएगा 115.7 इंटू 64 पाई 10 की पावर -4, कि भाई आपने 9 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 15.57 आया। अब अगर अब एक और 10 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 115.7 हो जाएगा, ये आपके पास आया। इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख लूं मैं, देखो 1.557 इंटू 64 पाई इंटू 10 की पावर -2, ये 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिए और ये 10 की पावर यहां पे क्या कर दी 2 कम कर दी माइनस में। क्लियर है यहां तक। और इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख लेते हैं 1.6 इंटू 64 पाई इंटू 10 की पावर -2। 64 को 16 से 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24, ये 2 36 और 2 38, और ये 4 और ये 6 4 12, और ये 1024 आ रहा है, यानी आपके पास और पॉइंट लगाऊंगा तो 102.4 पाई इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर आएगा। अगर आप चाहते हो इसको तो आप पाई की वैल्यू भी पुट कर लो। पाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे 3.14। अगर पुट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, देखना 102.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो यहां पे आपके पास आएगा 4 16 1 8 1 9, ये 0 4, फिर आपके पास आएगा 4 2 0 1, फिर आपके पास आने वाला है 12 7 0 3, 6 9 4 13 1 5, और आपके पास 7 5 12 12 1 बचेगा 2, और ये 3, ये आपके पास वैल्यू आने वाली है। आया समझ में, यानी और अगर आप पॉइंट लगाओगे 3 डिजिट के बाद तो ये आपके पास आएगा 322, कितना आएगा 322.53 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। ये किसकी वैल्यू आएगी, टॉर्क की। अगर आप 10 की पावर -2 भी हटाओगे तो 3.22 इंटू ये 3.22 न्यूटन मीटर, इतना क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। ये आपको समझ में आया नहीं आया, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसके अंदर करनी पड़ेगी आपको, बाकी आपको सारी चीजें जो भी फॉर्मूला इसके अंदर सारी वैल्यूज आपको गिवन है। क्लियर है यहां तक। तो ये आपके पास मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाला है। 13 न्यूमेरिकल है, 13 के 13 हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे इसका एक और वीडियो आएगा जिसके अंदर हम उन न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर जो पूछे जाने वाले हैं। तो उन टॉपिक्स से न्यूमेरिकल्स का आपको एक सेपरेट वीडियो मिलने वाला है, और उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड के अंदर या फिर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको थ्योरी नहीं आती है, ठीक है, तो पहले आपको वो वीडियोस देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, तो पहले वो देखो, थ्योरी अच्छे से करो। आप देखना 90% न्यूमेरिकल आपके बिना किसी दिक्कत के, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट आता है, तो बिना किसी दिक्कत के 90% न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, तो आप पहले जाके वो वीडियो देखो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो। ठीक है।